अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। K21 न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ना सिर्फ सियासी मसाइल और दीगर इसके साथ साथ जो भी इंसानी मसाइल होते हैं उस पर बात करते हैं, और इसके साथ साथ आज एक अहम इशू सेहत का, जो कि ये प्लेटफॉर्म है हमारा सेहत के हवाले से हेल्थ 21 का, उस पर कोई ना कोई ऐसी जो इंसानी बीमारी या इंसान जिससे अवेयरनेस होना चाहता है उस हवाले से इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया जाता है। और वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई ऐसा इशू जो इंसानी बीमारियों को फैलाता नज़र आ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसकी क्या एहतियाती तदबीर होनी चाहिए और इंसान को उस पर कैसे कंट्रोल करना है। जिस तरह का अभी एक सीन चलता आ रहा है कोरोना वायरस का, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और इसको कंट्रोल किया जा रहा है और इस पर अब वैक्सीन बन चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत ने और तमाम दुनिया के ममालिक ने इसको कवर कर लिया है। इसके साथ साथ और भी दीगर बीमारियां हैं इंसानी बॉडी के अंदर और इसको किस तरह से कवर करना होता है। आज जिस पे बात करेंगे आज है कैविटी का मामला है। दांतों का ऐसा बहुत बड़ा इशू होता है जिसमें अगर एक थोड़ा सा भी आपके मुंह में अगर दांतों में दर्द उठे तो यकीनन आपको पूरा झिझोड़ के रख देता है, और इसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाके किस तरह से दिखाना चाहिए और क्या क्या इसके फैक्टर हैं कि इसको अगर कवर करना है तो किस तरह से करना है या इससे किस तरह से बचत करनी है। क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि बचपन से ही बच्चों को टॉफीज की और च्युइंगम्स की और बंटीज की लत लगा दी जाती है, जिसके बाद वो कैविटी की सूरत इख्तियार करता है और बहुत बड़ी जो लेवल पे जाती है चीज, वो किस तरह से मजीद परेशानी का बायस बनती है। डॉक्टर्स की क्या राय होती है या डेंटिस्ट इस पे अपनी क्या राय रखते हैं और किस तरह से सजेस्ट करते हैं लोगों को। इसके साथ साथ एक बेहतरीन फैक्टर प्राइवेट सेक्टर के अंदर ईसा लेबॉर्ट्री का, जिसने अपने तौर पे बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा किया है हर पॉइंट को लेके, चाहे वो कैविटी हो, टेस्ट हो और दीगर जितने भी मसाइल हैं उन सबको देखने के लिए किस तरह से ईसा लेबॉर्ट्री ने भी अपना किरदार अदा किया और अभी भी वो अपना काम सर अंजाम दे रही है। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स वगैरह देखते हैं ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। इसी सूरत हाल पे आज क्या कैविटी होती है, किस तरह से होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसकी प्रिवेंशन यानी कॉम्प्लिकेशंस और दीगर बेशुमार जो इसके मसाइल हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है और उनसे आपका तारुफ करा दें और यकीनी तौर पे इस पे जो कैविटी का मसला है इस पे वो अच्छे तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। मैं तो एक एंकर हूँ, डेंटिस्ट नहीं हूँ, तो मैं इस पे इतना अच्छा से बोल नहीं पाऊंगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नुमान शिराजी हैं, डेंटल सर्जन हैं और ईसा लेबॉर्ट्री से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और यकीनी तौर पर जो कैविटी का जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कैविटी बहुत बड़ा देखने में तो बहुत छोटा सा है लेकिन जब इसका असर होता है तो बड़ा खतरनाक होता है। पूरा इंसान का मुंह झिंझोड़ जाता है, पूरी बॉडी ऐसी हो जाती है कि किसी काम के लायक नहीं रहती। क्या समझते हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप ईसा लेबॉर्ट्री से कब से मुंसलिक हैं, क्या काम कर रहे हैं और कैविटी का जो मसला है वो किस तरह से सर उठाता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मुताहिर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आपके प्रोग्राम का रुख है। तो मैं उसी तवज्जो से बताता चलूँ कि मैं डॉक्टर नुमान शिराजी कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूँ, ईसा लेबॉर्ट्री से मुंसलिक हूँ और डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज हमारी डिफरेंट ब्रांचेज में अलग अलग जगहों पर इस विद इन द सिटी 6-7 विसिनिटीज़ के अंदर वर्क कर रही है। और हमारी मेन सेंटर जो है वो डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज में नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक एच में है, नियर 5 स्टार चौरंगी, जो कि मेन सेंटर है डेंटिस्ट्री के हवाले से भी। इसके अलावा डिफरेंट ब्रांचेस में डेंटिस्ट्री का सेटअप है हमारा। तो हमारा अंडर द वन रूफ तमाम की तमाम डेंटल प्रोसीजर्स, ईच एंड एवरीथिंग, डेंटल एक्सरे, ओपीजी एक्सरे, डेंटल जितने भी डेंटल के अंदर ट्रीटमेंट्स होते हैं, जितने ऑप्शंस होते हैं, इवन स्केलिंग है, रूट कैनाल है, एक्सट्रैक्शंस हैं, मल्टीपल सर्जरीज हैं, वो सारी की सारी हम डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज के अंदर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट्री से रिलेटेड हमें बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज में कुछ लैब टेस्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे पेशेंट्स का हमें शुगर लेवल चेक करना होता है, विटामिन डी लेवल चेक करना होता है, तो उसके लिए अंडर द वन रूफ लैब सर्विसेज भी हैं जिसके लिए हम कहीं और आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप वो विद इन द लैब, विद इन द प्रेमिसेस आप वो टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये वो टेस्ट है जो कि टेस्ट करवाने के लिए हमें यकीनी तौर पे लेबॉर्ट्रीज जाना पड़ता है और प्राइवेट सेक्टर ने अब जो ईसा लेबॉर्ट्री उसने जो अपना किरदार अदा किया है वो यकीनी तौर पे काबिल तारीफ है। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स वगैरह देखते हैं। कोई ऐसा काम ईसा लेबॉर्ट्री जो इस डेंटिस्ट के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, और यकीनी तौर पे हम अक्सर देखते हैं कि फुटपाथ के ऊपर छोटे छोटे जो स्टॉल्स लगा लेते हैं लोग और वहां पे टेस्ट किए जा रहे हैं, इक्विपमेंट उनके काबिल एतमाद नहीं होते। ईसा लेबॉर्ट्री और खासतौर पे जो डेंटिस्ट होते हैं वो इस चीज को कैसे प्रेफर करते हैं कि उनके जो इक्विपमेंट है वो इतने करामत हैं और एतमाद के काबिल हैं कि आप आए और बाकायदा तौर पे इस पे डॉक्टर पे ही भरोसा कर सकें।
देखिए बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा कंसर्न है हमारे सोसाइटी से कि हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि एक बहुत बड़ी तादाद कोएक्स की है, अताई डॉक्टरों की है जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते और जो यूं ही इधर उधर आपने देखा है कि वो क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं। तो अब सबसे मेन चीज़ ये है कि स्टरलाइजेशन इज द बेसिक थिंग इन डेंटिस्ट्री। हमारे दांतों के इलाज में सबसे मेन चीज, सबसे मेन कंसर्न स्टरलाइजेशन होता है कि अगर, चूंकि डेफिनेटली दांतों से रिगार्डिंग पूरे हमारे बॉडी की सेहत का दरवाजा हमारा मुंह है और यहाँ से अगर कोई क्रॉस कंटेमिनेशन होती है, यहाँ से अगर कोई जरासीम वगैरह एक मरीज से दूसरे मरीज में लगते हैं तो वो डेफिनेटली वो बहुत कॉन्सिक्वेंसेज और बहुत सीरियस इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें यह कि जो अब हम एक दांत निकालते हैं किसी पेशेंट का तो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स सारे कंटेमिनेटेड होते हैं, वो ब्लड उसके अंदर लगता है और अगर उसको प्रॉपर तरीके से वॉश ना किया जाए, सिर्फ टैप वाटर के अंदर पानी से अगर धो दिया जाए तो वो अपेरेंटली तो साफ दिख रहे होते हैं लेकिन वो जरासीम उसके अंदर होते हैं मौजूद जो किसी भी दूसरे मरीज के मुंह में इस्तेमाल होने पर उस मरीज के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो ऐसी किसी कंडीशन में जब कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन होती है तो वो सारी बीमारियां जो खून से एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलती हैं, जैसे हेपेटाइटिस है और दीगर बहुत सारी बीमारियां हैं, वो एक मरीज से दूसरे मरीज में मुंतकिल होती हैं। तो मरीज तो एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक दांत की प्रॉब्लम के लिए वो डेंटिस्ट के पास जाता है लेकिन वो एक बड़ी बीमारी अपने साथ लेकर घर जाता है। अल्लाह ना करे उसको एक दांत का दर्द एक हेपेटाइटिस की तरफ लेकर जाता है, सिर्फ उस एक अताई डॉक्टर की गलत इंस्ट्रूमेंट की यूज की वजह से, जो उसे प्रॉपर यूज नहीं किया और स्टरलाइजेशन ना होने की वजह से। अच्छा एक पॉइंट और इसमें सबसे बड़ा होता है कि लोग समझते हैं कैविटी का मतलब सिर्फ यही है कि दांत में कीड़ा लग जाना या ठंडा गर्म लगना। एक्चुअल असल में है क्या कैविटी? अगर कोई जानना चाहे, एक थोड़ा सा भी दर्द अगर किसी उठता है तो वो एक छोटी सी टैबलेट जाता है मेडिकल स्टोर पे, वहां से वो टैबलेट लेता है और टैबलेट खाने के बाद उसको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जो अंदरूनी मामलात हैं दांत के और साथ साथ जो मसूड़े हैं उसमें काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो किस तरह से इसको देखा जा सकता है या डॉक्टर से किस नजरिए से देखता है, पेशेंट को क्या रिकमेंड करता है इस तमाम मामले पे? कैविटी असल में है क्या? बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दूं और पिछली बात को भी थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा कि देखिए उमूमन लोग अताई डॉक्टरों के पास जाते सिर्फ पैसों की वजह से है कि वहां इलाज कम पैसों में हो जाता है। किसी क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाने में एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है, जबकि वो 100 रुपए में आपको जो है वो डॉक्टर अताई डॉक्टर दांत निकाल देता है। बट द थिंग इज कि उस पैसों की बचत के लिए हम किसी बड़े प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं। तो हमने एक उसका हल ये निकाला है कि ईसा डेंटल सर्विसेज एक नॉमिनल चार्जेस के अंदर, इकोनॉमिकल चार्जेस के अंदर डेंटिस्ट्री प्रोवाइड करता है ताकि वो तबका भी जो डेंटिस्ट्री को अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी राइट प्लेस पर जाकर अच्छा इलाज करवा सके। अच्छा, दूसरी चीज आपने पूछी कैविटी के बारे में, तो देखिए बेसिकली एक दांतों में अगर हम नॉर्मल खाना चबाते हैं, खाते हैं, तो दांतों के अंदर गड्ढे होते हैं, सरफेसेस उसकी इस तरह से होती हैं कि उसमें खाना फंसने की जगह और गुंजाइश बनी हुई होती है। अब अगर किसी वजह से हमारी ब्रशिंग हैबिट प्रॉपर नहीं है, हमारे ब्रशिंग का तरीकाकार सही नहीं है, या हम रात को खाना खा के ब्रश नहीं करते और सो जाते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन हम चीज देखते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर कि लोग रातों को खाना खा के और उसके बाद सफाई नहीं करते, तो वो 6-8 घंटे तक जब खाने के ज़र्रात हमारे दांतों के मुख्तलिफ सरफेसेस में जमे रहते हैं, वो फिर डेफिनेटली वो गलन सड़न का शिकार होते हैं। और फिर वो जब खाना गलता है, सड़ता है, तो फिर वो दांत की उस सरफेसेस को, उन सतहों को बड़ी खराब करना शुरू करता है जहां पर वो खाना फंसा होता है। तो कैविटीज से बचने के लिए सबसे एक ही नुस्खा है, दांतों की सफाई। दांतों की हाइजीन प्रॉपर होगी, दांतों की सफाई प्रॉपर होगी, कभी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स दांतों में नहीं होगी। दांतों को वक्त पर ब्रश करना, हर खाने के बाद कोशिश की जाए कि दांतों को ब्रश किया जाए, और अगर हर खाने के बाद पॉसिबल नहीं है तो कम से कम सुबह के नाश्ते के बाद और फिर रात के खाने के बाद दांतों को प्रॉपर अच्छी तरह से ब्रश किया जाए। रात को सोने से पहले ब्रशिंग हैबिट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो टाइम होता है जब हम हमारा 6-8 घंटे के लिए मुंह बंद होता है। दिन में तो हम बातचीत करते हैं, खाते पीते रहते हैं, बिल्कुल। तो वो थूक मुंह में चलता रहता है, मूवमेंट होती रहती है, वो धुलाई होती रहती है दांतों की। लेकिन रात में चूंकि मूवमेंट भी बंद हो जाती है, वो एक जगह पे जहां खाना है वहां स्टिक जमा रहता है, फंसा रहता है, तो फिर वो मेन कॉज होता है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस शुरू हो जाते हैं कि दांतों की खराबी का। समझे पहला स्टेप उस दिन से शुरू हो जाता है जब हम रातों को सफाई या हैबिट हमारी नहीं होती कि रात को सोने से पहले हम ब्रश करें। ये वो हैबिट है जो शायद वालिदैन अपने बच्चों को बचपन से ही डालने की आदत कोशिश करते हैं कि बचपन से ही वो ब्रशेस की तरफ आता हुआ दिखाई दे। अच्छा, एक फैक्टर और है
ठंडा गर्म जो फील होता है दांतों में अगर हम चाय पी रहे हैं फौरी तौर पे, और यकीनी तौर पे चाय का जो फैक्टर है उस हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगा कि ज्यादातर जो पाकिस्तान के अंदर चाय पी जाती है वो बहुत बड़ी तादाद में, एक काफी लार्ज स्केल है इसका, तो इस चीज से कैसे बचा जाए या इसका ऑपोजिट ऐसा क्या है जो हम इस्तेमाल कर सकें जो दांतों को जो चाय के बाद होने वाली कैविटी है उससे महफूज रख सके। और इसके साथ साथ जो ठंडा गर्म रखने का मेरा सवाल था वो ये कि अगर फील होता है अगर दांतों पे इस तरह से ठंडा और गर्म अलग अलग फील हो रहा है, या इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी प्रॉपर वे क्या है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? फिर देखिए, बिल्कुल दांतों में ठंडा गर्म लगना उसी वक्त होता है जब दांतों की एक ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सतह होती है, वो सतह किसी वजह से घिस जाए, खराब हो जाए या गल जाए, तो अंदर की सतह जो दांतों की है वो सेंसिटिव होती है। वो कोई भी हमारा इंपल्स, कोई भी ठंडा गर्म या इवन आप सांस लेते हैं हवा भी लगती है, वो फौरन रेडिएट करता है पेन, और वो अंदर आपको एक सेंसिटिविटी की फीलिंग आती है। तो अब ये दांतों की ऊपर की लेयर मल्टीपल वजूहात हैं जिसकी वजह से हट सकती हैं। एक तो ये कि जो लोग बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज्यादा एसिडिक फ्लूइड लेते हैं, एप्पल साइडर विनेगर वगैरह आजकल डाइट के लिए लोग वेट लॉस के लिए ले रहे हैं, या बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल वगैरह यूज करने वाले, उनमें दांतों की वो तह घिस जाती है जिसकी वजह से वो दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। या कुछ लोगों के अंदर हैबिट होती है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ब्रशिंग कर रहे होते हैं, दांतों को वो घिस के सोच रहे होते हैं चमका दें, तो वो दांत की लेयर पूरी पूरी तह उतर जाती है। एब्रेशन का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो दांतों की लेयर हट जाने की वजह से वो दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। अच्छा, वो लेयर क्या उस सूरत में भी हट सकती है जैसे कोई गुटखा मावा या पान वगैरह जो खा रहे होते हैं उनके दांत बड़े खराब हो जाते हैं, तो वो जब साफ करवाने जाते हैं, वाइटनिंग का जो इनका सिस्टम होता है, तो क्या ये तमाम चीजें उससे भी इफेक्ट करती है? बिल्कुल, देखें ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये पान गुटखा छालिया। इवन छालिया किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप पान के साथ खा रहे हो या ड्राई फॉर्म में कोई चबा रहे हो कोई चीज, या कोई गुटखा वगैरह लिक्विड फॉर्म में कोई चबा रहे हो, हर फॉर्म में छालिया इज अ डिजास्टर। वो कैंसर कॉजिंग है, और हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि एक बहुत बड़ी तादाद 25 से 45 साल के यंगस्टर्स की है जो मौत के मुंह में चली जाती है सिर्फ इस हैबिट की वजह से। तो मेरा आपके तवज्जो से अपने व्यूवर्स के लिए भी ये मैसेज है कि खुदारा अपने मुंह के रास्ते मौत के मुंह में ना जाएं, और इस लानत से जितना जल्दी छुटकारा हासिल कर सकें करें। दूसरी चीज ये कि बिल्कुल छालिया पान खाने वालों में चूंकि एक्सेसिव ग्राइंडिंग होती है, दांत मुसलसल पूरे पूरे दिन चलते रहते हैं, घिसते रहते हैं, तो वो दांतों की आधी आधी लेयर हमने देखा है कि दांत अपने कद में आधे आधे कट के घिस जाते हैं, और वो फिर डेफिनेटली दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनमें छालिया की पान की आदत होती है, गुटखा खाने की हैबिट होती है, वो तो थोड़ा सा भी नमक और मिर्च भी टॉलरेट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा उनके वो पूरे गम्स, वो पूरे मसूड़े भी सेंसिटिव हो जाते हैं, और वो रैशेज होकर जख्म बन जाते हैं कि डेफिनेटली वो दांत, मसूड़े, गाल, जबान, पूरा का पूरा मुंह उनका जो एक वो एक जख्म बना होता है जिस चीज के साथ वो बेयर कर रहे होते हैं। पॉइंट और इसमें कि जिस तरह से आपने एक नमक का जिक्र किया, लोग घरों में अपने जो घरेलू टोटके जिसे कहते हैं, वो नमक से कभी दांत साफ कर रहे हैं, कभी नींबू से दांत साफ कर रहे हैं। इस हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगा क्या और एक और है, मीठा जो है कहा जाता है कि मीठा नहीं खाओ, सिर्फ मीठा खाने से ही कहते हैं कि दांतों में कीड़े लग जाते हैं, तो क्या ये फैक्टर वाज़ेह तौर पे है कि सिर्फ मीठा खाने से ही होता है? इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि असल में कैविटी एक्चुअल है क्या, किस तरह से लगती है, या इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके साथ साथ जो दीगर दांतों को ख़राब करने के जो अवामिल हैं, गुटखा, पान, और इसके साथ साथ ठंडा गर्म लगना, वो सब चीज़ें दांतों को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और यकीनी तौर पर इंसान की खूबसूरती है दांत, अगर होते हैं दांत तो यकीनी तौर पर एक बंदा एक अच्छी स्माइल भी कर सकता है। और कहा जाता है कि मीठा खाने से दांत ज्यादा खराब होते हैं, जल्दी खराब होते हैं। इवन के हम बचपन से भी अगर इसकी आदत ना डालें तो जवानी में आके अगर हम मीठा खा रहे हैं तो उससे भी ज्यादा दांत खराब होते हैं, कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर्स की राय क्या है? डॉक्टर साहब,
क्या वाकई ऐसा है कि सिर्फ मीठा खाने से ही दांत ज्यादा कमजोर होते हैं, इफेक्ट होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में इसमें कैविटी लगती हुई दिखाई देती है? जी मुताहिर, देखें इसमें डेंटिस्ट्री में हम ये कंसिडर करते हैं कि मीठा खाना कैविटीज का बायस बनता है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आपने मुंह में मीठा रखा और खराबी शुरू हो गई। प्रॉब्लम उस वक्त होती है, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो कैरियोजेनिक होते हैं, यानी कि जो ज्यादा खराबी के बायस बनते हैं, और कुछ नहीं बनते। लेकिन ये है कि जब आप मीठा कुछ खाते हैं तो मीठे के अंदर ये होता है कि उनके अंदर एक स्टिकिंग एबिलिटी होती है, वो दांतों की सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। जैसे बच्चे कैंडीज खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं या चिप्स वगैरह खाते हैं, तो वो दांतों में चिपके रहने की वजह से वो दांतों की सरफेस पर एक खास बहुत लॉन्ग टाइम तक चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से वहां वो डिके का प्रोसेस और खराबी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस होता है कि खाने में गलन सड़न ज्यादा मीठे के अंदर होती है, तो डेफिनेटली ऐसा है कि मीठे खाने से दांत खराब होते हैं। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होगा कि जब कुछ आप मीठा खाएं और मीठा खा के वो कुछ अरसे दांतों में चिपका रहे, 6-8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे के बाद ब्रशिंग आप ना करें और वो चीज दांतों की सतह पे चिपकी हुई, बच्चे ने पापड़ खाए, चिप्स खाए वो बाजार के, और वो चिपके हुए दांतों में, या कैंडीज खाएं या चॉकलेट्स खाए, जो कि बच्चे नॉर्मल इस एज में बच्चे इन चीजों के शौकीन होते हैं, तो हम उनको मना नहीं करते, हम काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट्स को, पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि बच्चों को इन चीजों से ना रोका जाए। डेफिनेटली ये बच्चों की एज, बच्चे इस एज में खाएंगे, तो जब भी खाएं तो उसके बाद वो ब्रशिंग उनकी प्रॉपर करवाएं, और बच्चों की हैबिट बचपन से ही अगर वो सीखेंगे तो आगे चल के जिंदगी भर उनकी ये अच्छी हैबिट रहेगी कि कुछ भी अगर वो इस तरह की स्टिकी चीज खाते हैं या हर मील के बाद कम से कम अगर ब्रशिंग हैबिट होगी तो कभी जिंदगी भर वो जितना मीठा खाते रहे कम से कम उनके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सफाई मेन चीज है कि सफाई रखनी। उसके बाद भले मीठा खा ले, कुछ भी खा ले, तो एहतियात लेकिन फिर भी एक कोने पे रखनी चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और है कि अगर रात को बंदा ब्रशेस भी कर रहा है और इसके साथ साथ दीगर एहतियात भी करता रहा है, मगर एक पॉइंट और है कि दिन में कुछ वक्त के बाद जाके मुंह से बदबू आने का जो फैक्टर है वो काफी अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी लोग इससे परेशान भी है। तो क्या होता है, किस तरह से ये चीज होती है, किस तरह से पनपती है मुंह के अंदर कि जिससे मुंह में से बदबू पैदा होती है, और इसके साथ साथ किस तरह से बचा जा सकता है? क्या डेंटल सर्जन इसे क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए ये हमारे टर्म में इसे हेलिटोसिस कहते हैं कि मुंह से बुरी स्मेल आना, मुंह से बदबू आना। इवन आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, तो सामने वाला उसको फील कर रहा होता है और आपसे अवॉइड कर रहा होता है कि इसके मुंह से ऐसी स्मेल आ रही है। इसका एक सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग पहलू ये होता है कि जिस शख्स के मुंह से बू आ रही होती है उसको खुद फील नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो हर वक्त उसको स्मेल कर रहा होता है, तो उसका आदी हो चुका होता है। तो ये स्मेल आना कुछ इस फैक्टर्स होते हैं। इसका मेन फैक्टर ये है कि इसमें दांतों में किसी वजह से अगर कैलकुलस या टाटर जम जाए, जिसे हम आम सादा जबान में कहेंगे कि दांतों में गंदगी जम जाए, दांतों में गंदगी की लेयर जम जाए, तो उस पे वो एक वॉल बन जाती है, स्टिकिंग प्लेस होता है जहां पर बैक्टीरिया आकर चिपकते हैं और फिर वो स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कैलकुलस या टाटर दांतों में स्मेल का या दांतों में मुंह से बदबू आने का सबब बनता है। तो इसके लिए है कि अगर किसी को हेलिटोसिस है, किसी को दांतों से मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम है, तो वी रिकमेंड कि उनको स्केलिंग की जरूरत है। वो दांतों में एक कमर्शियली हमारे ऑफिस आकर डेंटल यूनिट पे हमारे जो है वो एक क्लीनिंग करें। पेशेंट्स अक्सर सवाल करते हैं कि क्या हम खुद से ही ब्रश करते हैं फिर भी हमारी बदबू खत्म क्यों नहीं होती? ये एक प्रॉपर बीमारी है अगर इसको देखा जाए। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल प्रॉपर बीमारी है। पेरियोडोंटाइटिस, मसूड़ों की बीमारी को लोग उमूमन बीमारी नहीं समझते। ये बाकायदा पूरी एक बीमारी है और इसका मुकम्मल इलाज करवाना चाहिए। वो फौरी तौर पर उस स्टार्टर को रिमूव करना चाहिए, स्केलिंग करवाना चाहिए, ताकि दांतों से वो गंदगी हटे, दांत के मसूड़े भी मजबूत हो, दांत भी मजबूत हो और इस तरह से स्मेल आने की प्रॉब्लम खत्म हो सके। मेडिकल स्टोर्स पे हम अक्सर देखते हैं कि यही चीज जिस तरह से अगर मुंह से बदबू आ रही है तो वहां जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाला कुछ ना कुछ प्रेफर कर देता है कि आप ये इस्तेमाल कर लें, फला च्युइंगम इस्तेमाल कर लें, फला चीज इस्तेमाल कर लें, उससे प्रॉपर हो जाएगी, मगर वो हल नहीं होता। तो आप समझते हैं कि ये चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, या सिर्फ एक तरह का माफिया है कि वो अपना कारोबार चलाने के लिए कर रहा है? देखिए, वी नेवर इनकरेज सेल्फ मेडिकेशन। हम सेल्फ मेडिकेशन को कभी इनकरेज नहीं करते। काउंटर सेल्स, पेशेंट जाता है दांत की इवन दर्द के लिए भी, और वो एक कॉमन सी दवा है, वो फार्मेसी वाला उसको बता देता है ये दवा खा लें। देखिए, एवरी मेडिसिन इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी पर्सन। हर दर्द तो एक जैसा है, लेकिन हर शख्स की बॉडी टॉलरेट नहीं करती हर मेडिसिन को। हर पेन किलर में एक मखसूस मिकदार होती है नमक की, सॉल्ट की। अब अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है और वो वही दवा लेकर रेगुलर खा रहा है, तो डेफिनेटली दांत के दर्द के पीछे उसका बीपी बढ़ रहा है जो उसको पता नहीं होता। तो हर मेडिसिन हर पेशेंट के लिए नहीं होती, और दांत
अगर वो मसूड़े मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे, तो डेफिनेटली हमारे पूरे जिस्म का, हमारी पूरी सेहत का दरवाज़ा हमारा मुंह है। तो इसलिए जो है वो किसी काउंटर सेल, किसी आप फार्मेसी से खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें और डॉक्टर से प्रॉपर दवा प्रिस्क्राइब करवा कर अपनी किसी मसले के लिए इस्तेमाल करें। मैं आखिर में जाते जाते एक सवाल और करना चाहूँगा। अक्सर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके मुंह में ब्रैकेट लगे होते हैं दांतों के ऊपर। उसको जो मेडिकल फील्ड है उसमें क्या कहते हैं, किस तरह से उसका हल है, या अगर जिस तरह से दांत टेढ़े हो रहे होते हैं जिसके लिए लगाते हैं वो ब्रैकेट, या बढ़ रहे होते हैं उसके लिए लगाते हैं, तो किस तरह से इसको कवर किया जाता है? और ईसा लेबोरेटरी के अंदर ये तमाम चीज़ें जो आपने गिनवाई हैं, जो बताई हैं, इसके लिए मेडिकेशन के लिए क्या तमाम प्रॉपर चीज़ें मौजूद हैं, तमाम इक्विपमेंट मौजूद है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल, देखिए ईसा लेबोरेटरी एक कंप्लीट डेंटिस्ट्री रेंज प्रोवाइड करता है। और ये जो ब्रेसेस का आपने जिक्र किया, ये छोटे बच्चों में उम्र एक प्रोसेस होता है कि 6 से 12 साल की उम्र में दूध के दांत गिर रहे होते हैं और पक्के दांत आ रहे होते हैं। तो उस दौरान अगर वक्त पर दूध के दांत ना गिरे और पक्के दांत भी आ रहे हो तो वो उनको रास्ता ना मिलने की वजह से वो टेढ़े मेढ़े निकल जाते हैं। या कुछ फैमिली के अंदर ये पैटर्न होता है कि वो दांतों की क्राउडिंग होती है, दांत पूरे अलाइन नहीं होते, सीधे नहीं होते, टेढ़े मेढ़े निकलते। तो इसलिए इस चीज को तो हमें डेफिनेटली, जब दांत अगर टेढ़े हो जाएं तो उनको हम ब्रेसेस के जरिए तार लगाकर सीधा कर सकते हैं। बट व्हाट वी प्रीफर, हम जोर क्या देते हैं कि आप उस खराबी को, खराबी होने से पहले उसको चीज को फोकस करें और उस चीज को ऑब्जर्व करें। तो बिल्कुल छोटी एज से ही 6 साल के बाद ही बच्चों के डेंटिशन को उमूमन फॉलो करना चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए पेरेंट्स को कि अगर कोई दांत ऐसा है जो ओवरलैपिंग कंडीशन में आ रहा है, जो एक दांत गिरा नहीं है उसके साथ ही दूसरा दांत आ रहा है या टेढ़ी जगह से आ रहा है, तो डायरेक्टली फौरन उसको डेंटिस्ट को अप्रोच करें ताकि अगर जो हिंड्रेंस है, जो दांत रुकावट है, उसको निकाला जाए ताकि दांत सीधी जगह पर आ सके, रेदर देन ये कि हम उसके खराब होने का इंतजार करें और फिर ब्रेसेस लगाकर उसको ट्रीट करें। तो खराबी बिल्कुल ट्रीट की जाती है, लेकिन खराबी को खराबी होने से पहले रोकना भी एक प्रिकॉशन होता है। तो बहरहाल डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज में हम काउंसलिंग भी करते हैं पेशेंट्स की, उनको पेरेंट्स को बताते भी हैं कि कब किस उम्र में कौन सा दांत निकलना है, और अगर किसी वजह से दांतों की अलाइनमेंट खराब हो गई है तो उसके बिल्कुल ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें क्लियर अलाइनर्स हैं। जो कन्वेंशनल ब्रेसेस होते थे, दांतों में ब्रैकेट्स नजर आते थे, वो प्रोसीजर भी होता है। और अब एक पतली ट्रांसपेरेंट ट्रे लगा दी जाती है जो कि इनविजिबल होती है, जो नजर नहीं आती, उसके जरिए भी दांतों के अलाइनमेंट को सीधा किया जाता है। तो सारे प्रोसीजर्स और डेंटिस्ट्री की तमाम रेंज डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज में हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान शहनाजी साहब, आपने जो डेंटिस्ट और कैविटी के मामले के ऊपर जो काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को बताया, और यकीनी तौर पे अब शायद सुनने वाले को समझ में आएगा कि अगर दांतों की कोई बीमारी है तो वो कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, उसको भी काफ़ी सीरियस लेना चाहिए, और उसको अगर पहले से ही उस पर एहतियात करना शुरू कर दी जाए तो इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है, चाहे वो ठंडा गर्म लगना हो, दांतों में पीलापन हो, मुंह में बदबू हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि सिर्फ अगर बदबू आ रही तो आप जाके फला च्युइंगम खा लो या फला चीज़ ले लो तो उससे सही हो जाता है, नींबू से दांत साफ कर लो घरेलू टोटके। ये नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके लिए बाकायदा तौर पे डेंटल सर्जन मौजूद होते हैं। ईसा लेबोरेटरी जो अपना किरदार अदा कर रही है, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ लोग बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और जो बचपन में दांत जो बच्चों के ख़राब हो रहे होते हैं तो उन पर ब्रासेस लगाए जाते हैं और ब्रैकेट लगाए जाते हैं, और अब तो ट्रांसपेरेंट आ गए तो ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता। तो आप जाएं तो डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी के यहाँ से आप ये तमाम चीज़ें जाके वहाँ पर मालूम कर सकते हैं। वहाँ पे कंसल्टेंट फ्री की जाती है लोगों को और तमाम चीज़ों के बारे में आगाही फराहम की जाती है। यकीनी तौर पे दांतों का मामला ऐसा है कि इस पर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और क्योंकि ये अगर अभी ठीक करेंगे तो आगे आने वाले मुस्तकबिल में हमारे लिए तमाम चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में चलती हुई दिखाई देंगी। इसी के साथ हेल्थ 21 के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।